फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की पर्यावरण अध्ययन की तीसरी क्लास। ठीक है, हमने जो क्लासेस शुरू की थी उसकी आज हमारी तीसरी क्लास होगी। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे हमारा पहला जो चैप्टर दिया गया है परिवार एवं मित्र, उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ है। जिसने भी 2 क्लासें नहीं देखी हों और यदि देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन और थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पिछली जो 2 क्लासें हैं उसमें क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था विषय वस्तु कितनी होती है पर्यावरण अध्ययन की। आपका 1 नंबर तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है शिक्षण। शिक्षण क्या होता है? पर्यावरण शिक्षण की अवधारणा एवं विषय क्षेत्र, मतलब जो पेडागोजी है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पर्यावरण की। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था परिवार एवं मित्र के बारे में कौन सा हमारा टॉपिक दिया गया है। सबसे पहले दिया है परिवार और समाज में सहसंबंध। इसके बाद पढ़ना था हमें परिवार के बड़े बूढ़े बीमार किशोर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए। फिर हमने शुरू किया था कि जो परिवार एवं मित्र हमारा टॉपिक है इसको पर्यावरण अध्ययन की थीम में क्यों शामिल किया गया, इसको शामिल करने का उद्देश्य क्या है। फिर हमने पढ़ा था परिवार के बारे में कि परिवार जो शब्द है फैमिली जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, यह हमारे लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से लिया गया है। फिर इसके एक अर्थ ना पढ़ा के हमने क्या पढ़ा था पूरे अर्थ, मतलब सामान्य अर्थ क्या होता है इसका, परिवार का संकुचित अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ क्या होता है, जैविक इकाई के रूप में परिवार क्या है, सामाजिक इकाई के रूप में परिवार क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ी सी परिभाषाएं पढ़ी थी जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं कि परिवार की विभिन्न विद्वानों के द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक, इसके बाद पढ़ी थी विशेषताएं। परिवार की विशेषताओं से इसका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछ लेगा कि परिवार की निम्न में से कौन सी विशेषता है या फिर कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, इसके बाद अन्य विशेषताएं भी हमने पढ़ी हुई थी। परिवार के कार्य पढ़ लिए थे कि परिवार को 2 कार्यों में आवश्यक और अनावश्यक में किसने डिवाइड किया है। इसके बाद आगवर्ण और निम्काफ ने कितने परिवार के कार्य बताए हैं, इसका हमने ट्रिक बताया था आपको याद करने का। ठीक है, मर्डोक के अनुसार परिवार कितने प्रकार के, और क्वेश्चन भी हमने किए हुए थे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी क्लास सेकेंड में हमने क्या पढ़ा था परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, 4-5 सिद्धांत हैं जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये हमने देख लिया था हमारी क्लास सेकंड में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास थर्ड किसकी, EVS की, और जो MP टेट के लिए ही नहीं बल्कि रीट हो या फिर अदर टेट सी टेट हो, ठीक है, एच टेट हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक सभी में दिया गया है। तो आज देखेंगे हम परिवार के प्रकार, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो एकल और संयुक्त परिवार होता है इससे 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो देख लेते हैं परिवार के प्रकार। परिवार कई प्रकार के, पहला क्वेश्चन तो यहाँ CTET में यहीं से पूछा गया था कि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बना करके आपसे पूछ सकते हैं कि परिवार एक ही प्रकार का होता है, परिवार अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं, एक ही प्रकार के नहीं। ठीक है, तथा परिवार का केवल एक प्रकार में वर्गीकरण क्लासिफिकेशंस नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देख लेते हैं परिवार के विभिन्न प्रकार। तो संख्या के आधार पर यदि आपसे पूछ ले, बस संख्या के आधार पर जैसे पूछ लिया क्वेश्चन कि संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपली आंसर होगा आपका 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है एकल फैमिली और एक होता है संयुक्त परिवार, मतलब एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब हम देख लेते हैं कि जो एकल परिवार है वो क्या कहलाते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, एकल परिवार के गुण दोषों में से पूछ लेगा क्वेश्चन या फिर पूछ लेगा कि एकल परिवार क्या होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अब इसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। एकल परिवार ना दे करके आपको दे देंगे केंद्रीय परिवार, नाभिक परिवार, एकाकी परिवार, मूल परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार। ये सब किसके नाम है? तो एकल परिवार के। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि एकल परिवार को या जो एकाकी परिवार है इसको केंद्रीय परिवार किसने कहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो एकल परिवार है इसकी स्थापना का आधार क्या है? व्यक्तिवाद है, समूहवाद है, क्या है? आदर्शवाद है, रचनावाद है, क्या है? तो एकल परिवार की स्थापना का आधार व्यक्तिवाद है, इसको आपने याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि पूछ लेगा कि एकल परिवार किस वाद पर आधारित है तो व्यक्तिवाद पर आधारित। व्यक्तिवाद मतलब एक, मतलब कम से कम
सदस्य होंगे जिस परिवार में, ठीक है, व्यक्ति पर आधारित होगा, जो कम व्यक्तियों पर आधारित होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। यदि पूछ लें कि वह कौन सा परिवार है जो सबसे छोटा रूप है, तो वो है हमारा एकाकी केंद्रीय परिवार, ठीक है। इसमें कौन कौन रहते हैं, ये आपने याद रखना है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, ठीक है। कौन से बच्चे, अविवाहित बच्चे। अब नेक्स्ट दिया है, वर्तमान में ऐसे परिवार जो हैं वो शहरों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर, शहरों में, ठीक है। और धीरे धीरे भारत में ऐसे ही परिवारों की वृद्धि हो रही है। जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ से परिवार जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं, शहरों में, और वहाँ पर परिवार टूट रहे हैं और एकल परिवार का निर्माण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, एकल परिवार सामान्यतः सुखी परिवार माने जाते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं एकाकी परिवार बनने के कारण कौन कौन से, क्यों एकाकी परिवार बन रहे हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इस कारण से परिवार जो है वो टूट रहे हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रहने की इच्छा, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो स्वतंत्र रहे, मतलब एकल परिवार में रहे। नेक्स्ट है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, मतलब संस्कृति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अर्थ की प्रधानता। नेक्स्ट है, सामाजिक बदलाव, मतलब बदलाव समाज में हो रहे हैं, इस कारण से एकल परिवार बन रहे हैं। रोजगार के लिए प्रव्रजन, मतलब सभी को रोजगार चाहिए। और ग्रामों से शहरों की ओर जनसंख्या पलायन, मतलब ग्रामों से, ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर जनसंख्या जा रही है, ठीक है। इस कारण से एकल परिवार बन रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एकल परिवार बनने के गुण, मतलब एकल परिवार बनने के गुण नहीं होगा, यहाँ होगा एकल परिवार के गुण, ठीक है। एकल परिवार के गुण क्या क्या हैं, तो यहाँ पर व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है, मतलब कम परिवार होगा, माता पिता होंगे और उनके अविवाहित बच्चे, तो यहाँ पर बच्चे का व्यक्तित्व जो है उसका पूर्ण विकास संभव होगा। नेक्स्ट है, कलह की संभावना बहुत कम, जब सदस्य कम होंगे तो कलह की संभावना तो होगी ही नहीं। गृह संचालन में स्वतंत्रता, जिस तरह से घर को चलाना चाहेंगे वैसा चलेगा, ठीक है, तो गृह संचालन में स्वतंत्रता। नेक्स्ट दिया है, पारिवारिक कुरीतियों का अभाव, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होते हैं जब कम सदस्य घर में होते हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है, ठीक। नेक्स्ट है, अधिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, मतलब बालक आत्मनिर्भर बनते हैं और उनमें आत्मविश्वास भी होता है कुछ करने का, ठीक है। तो आपको ये जो एकल परिवार है उसके गुणों को याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवार के दोष क्या हैं, यहाँ पर होगा एकल परिवार के दोष, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, शिशुओं की देखभाल की समस्या, मतलब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं तो उनके देखभाल में समस्या होती है। कम परिवार होता है, माता पिता होते हैं, ठीक है। यदि माता पिता कोई कार्य में व्यस्त हैं तो उनके बच्चों की देखभाल की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, स्वार्थ की भावना को बल, मतलब एकल परिवार में स्वार्थ की भावना पनपती है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, ज़्यादा बड़ा फैमिली नहीं होता है, इस कारण से स्वार्थ की भावना बालकों में प्रबल हो जाती है। नेक्स्ट है, संकट के समय दयनीय स्थिति, मतलब यदि संकट है और परिवार में कम सदस्य हैं तो दयनीय स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट है, उचित निर्देशन और परामर्श का अभाव, केवल माता पिता रहेंगे, जो निर्देश और परामर्श वो देंगे वही बच्चा समझेगा, ठीक है, बाकी इसका अभाव रहता है। बुजुर्गों की सलाह का अभाव, जब बुजुर्ग होंगे ही नहीं तो इसका तो अभाव रहेगा ही। अपव्यय की समस्या। नेक्स्ट दिया है, पति पत्नी के संबंध में कटुता बढ़ना, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है, संबंध मधुर तो होते हैं, ये गुण हो जाएगा, लेकिन कभी कभी कटुता भी उत्पन्न हो जाती है और उन्हें समझाने के लिए कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं होता है, ठीक है, तो ये दोष हो जाएगा। फिर पारिवारिक जीवन का सुख मिटना, स्वार्थ की प्रबल भावना, ये याद रखना, ये जितने भी एकल परिवार के दोष हैं और गुण हैं इनसे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, संयुक्त परिवार क्या होता है, ठीक है। तो संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली और दूसरा होता है हमारा संयुक्त परिवार, जिसे ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, वो हमारा किस पर आधारित था, हमारा एकल परिवार व्यक्तिवाद पर। अब पूछेगा कि संयुक्त परिवार किस बात पर आधारित है या किस विचारधारा पर आधारित है, तो समष्टिवादी विचारधारा। समष्टि का मतलब हम यहाँ पर समूह मानेंगे, मतलब जहाँ पूरा समूह रहता है, परिवार के सभी लोग रहते हैं, ठीक है, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, बुआ हो, फूफा हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, प्राचीन काल में यदि पूछ ले कि कौन से परिवार प्रचलन में थे, तो आपने आंसर देना है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार रहा है। अभी जो बदलते परिवेश के आधार पर ही संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और एकल परिवार बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में कौन से परिवार प्रचलन में थे, तो वो थे हमारे संयुक्त परिवार, ठीक। संयुक्त परिवार में 2-3
मतलब 2 कह दें या 3 कह दें या इससे अधिक पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं और एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है। तो यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा परिवार है जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू और उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं, कौन सा परिवार कहलाता है। तो कौन सा होगा हमारा संयुक्त परिवार। ठीक है, और पूछ लें कि संयुक्त परिवार का आकार होता है तो इनका आकार बड़ा होता है और एकल परिवार जो होते हैं उनका आकार छोटा होता है। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो और आपको समझ आ रहा हो तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करते जाना। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम विशेषताएं, मतलब विशेषताएं भी बटी हुई हैं इसकी। ठीक है, कार्य विभाजन की व्यवस्था कैसी होती है हमारे संयुक्त परिवार में। तो बालक का सामाजिक विकास उपर्युक्त प्रकार का होता है, मतलब कार्य बटे होते हैं कि ये कार्य आपको करना है, ये कार्य आपको करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कार्यों का विभाजन की व्यवस्था रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं संयुक्त परिवार बचत के लिए उपयुक्त वातावरण, मतलब वातावरण तैयार करता है, अच्छा माहौल देता है बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पारिवारिक परंपराओं की रक्षा होती, मतलब परंपराओं की रक्षा करना वो जानते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है और सबके अच्छे विचार बुजुर्गों के आधार पर चलते हैं। ठीक, धन का समान वितरण होता है, मतलब सभी को समान तरह से धन दिया जाता है अपने अपने कार्यों को करने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं संयुक्त परिवार के गुण, क्या क्या संयुक्त परिवार के गुण होते हैं। कार्य विभाजन की व्यवस्था। ठीक, नेक्स्ट है सामाजिक जीवन का विकास अच्छा होता है, सामाजिक सुरक्षा रहती है, मतलब इसमें कोई दयनीय स्थिति नहीं होती। नेक्स्ट है खर्च की बचत हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट है सामान्य हितों की रक्षा परिवार के सदस्य करना जानते हैं, पारिवारिक परंपराओं की भी रक्षा होती है, पारिवारिक धन का समान वितरण होता है। नेक्स्ट है बच्चों का समुचित पालन पोषण, देखभाल और विकास होता है और बुजुर्गों के ज्ञान, अनुभव, उपदेश और निर्देश आदि का यहाँ पर लाभ होता है और वहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है। तो जो एकल परिवार के दोष होते हैं वही संयुक्त परिवार के गुण बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं संयुक्त परिवार के दोष कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कठोर नियंत्रण होता है, मतलब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका मानना, मतलब जो वो कहते हैं वो मानना होता है, तो यहाँ पर नियंत्रण कठोर होता है। नेक्स्ट है निकम्मों का घर माना जाता है, मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अनियंत्रित प्रजनन, मतलब जो बच्चों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत यहाँ पर है, यहाँ पर अनियंत्रित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एकांत का अभाव, यहाँ पर फैमिली बड़ी होती है इस कारण से एकांत में नहीं रह पाते हैं क्योंकि सदस्य ज़्यादा हैं तो एकांत तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है झगड़ों का उत्पन्न होने का कारण होते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलियों में झगड़े उत्पन्न होने का कारण बनती हैं बड़ी फैमिलियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी, मतलब बड़ी जो फैमिली होगी वहाँ पर स्त्रियों की तो दुर्दशा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुशलता व गतिशीलता में बाधक, मतलब यहाँ पर गतिशील और कुशल भी नहीं बन सकते हैं अधिक व्यक्ति होने के कारण। आलस्य का आना, फिर ज़्यादा फैमिली यदि है, ज़्यादा सदस्य यदि किसी के घर में है तो दूसरे जो कार्य करने में आलस्य करते हैं कि ये कार्य ये करेगा ये करेगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है व्यक्तियों के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव, मतलब यहाँ पर स्वतंत्र तरीके से विकास नहीं हो पाता और जो हमारी एकल फैमिली है वहाँ पर स्वतंत्र रूप से विकास हो जाता है। नेक्स्ट है पारस्परिक द्वेष, कलह एवं संघर्ष यहाँ पर बना रहता है, सामान्य निर्धनता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांश सदस्य आलसी हो जाते हैं, ये हमने देख लिया। अब देख लेते हैं दो परिभाषाएं हैं जो पूछी जा चुकी हैं, आपने इसे याद रखना है। ठीक है, मैक्स मूलर, यदि आपसे पूछ लें कि जो संयुक्त परिवार है वो भारत की आदि परंपरा है, एक किसने कहा है, तो मैक्स मूलर ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इरावती कर्वे, संयुक्त परिवार एक छत के नीचे रहते हैं, यदि इतना ही पूछे तो ये मजूमदार ने कहा था, लेकिन यदि पूछ ले कि वह कौन से परिवार हैं जो सहभागिता, सहनिवास, सहभोज, सहपूजा आदि साथ साथ करते हैं तो संयुक्त परिवार हैं। और यदि पूछ लें कि ऐसा किसने कहा है तो ऐसा कहा है हमारे इरावती कर्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आपका एक पूछा ही जाएगा। इन चारों पांचों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण पूछेगा क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विघटन के कारण क्या क्या है। तो पहला है औद्योगिकीकरण,
दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है पश्चिमीकरण, चौथा है प्रेम विवाह। ये चारों कारण जो हैं वो संयुक्त परिवार विघटन के कारण हैं। आपको इसे नोट कर लेना है कहीं पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त परिवारों को यदि हमें कायम रखना है कि ये संयुक्त परिवार जो है टूटे ना, तो इसके लिए ग्रामीणवाद जरूरी है, मतलब ग्राम में रहना जरूरी है। यदि शहरों की ओर पलायन करेंगे तो परिवार बिखरेंगे और जो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनने को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो संयुक्त परिवार को यदि आपसे कुछ भी ऑप्शन बना के पूछ लें और आपको वहाँ पर ग्रामीणवाद दिया गया है कि संयुक्त परिवार को कायम रखने का सबसे प्रमुख कारण या सबसे प्रमुख क्या है, तो वो है हमारा ग्रामीणवाद, ठीक है। अब देख लेते हैं, यही जो एकल परिवार हैं, ये जो हमने अभी पढ़ा कि संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के थे। यदि पूछ ले कि सबसे पहले एकल और संयुक्त परिवार के बारे में किसने बताया है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। सबसे पहले संयुक्त और एकल परिवार के बारे में बताया है जेपी मर्डॉक ने, ठीक है। अब देख लेते हैं, जेपी मर्डॉक के अनुसार इन्होंने सामाजिक संरचना और संबंधों के आधार पर परिवार के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, तो पहला बताया इन्होंने एकल परिवार, दूसरा बताया अर्ध संयुक्त परिवार और तीसरा बताया संयुक्त परिवार। तो हमने एकल परिवार और संयुक्त परिवार पढ़ लिया है, फिर भी हम देखते हैं कि जेपी मर्डॉक ने एकल और संयुक्त परिवार के बारे में क्या कहा है, ठीक है। हम बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। देख लेते हैं एकल परिवार के बारे में जेपी मर्डॉक ने क्या कहा है। तो जेपी मर्डॉक ने इस परिवार में, मर्डॉक के अनुसार 8 प्रकार के संबंध, आपको संबंध याद रखने हैं कि जेपी मर्डॉक ने एकल परिवार में कितने प्रकार के संबंध पाए जाते हैं बताया है, अर्ध संयुक्त में कितने प्रकार के संबंध और संयुक्त में कितने, ठीक है। तो एकल परिवार में इन्होंने बताया है कि 8 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। इस परिवार में कौन कौन होता है, तो पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। केंद्रक अथवा न्यूक्लियर शब्द जो है एकल परिवार के लिए किसने आरंभ किया था, तो वो मर्डॉक ने, ठीक है। इनके अनुसार पति पत्नी वह केंद्रक है जिसके आधार पर परिवार संगठित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्ध संयुक्त परिवार। तो इस परिवार में मर्डॉक के अनुसार 33 प्रकार के संबंध इन्होंने बताए हुए हैं। इस परिवार में मूल रूप से 2 भाई, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे रहते हैं। तो इसमें कितने प्रकार के संबंध हैं, 33 प्रकार। और संयुक्त परिवार यदि पूछ लें कि जेपी मर्डॉक के अनुसार संयुक्त परिवार में कितने प्रकार के संबंध पाए जाते, तो 151 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। और इस परिवार में 2 या 2 से अधिक दंपतियां या पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यदि आपसे पूछ लें कि एकाकी संयुक्त अर्ध संयुक्त परिवार के बारे में सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया है, तो जेपी मर्डॉक ने किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं अधिकार या उत्तराधिकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकार या उत्तराधिकार के आधार पर जो फैमिली है वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से हैं, 2 प्रकार। तो पहला है पितृमार्गी या पितृसत्तात्मक परिवार। कौन कौन से हैं, पितृमार्गी या पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसा परिवार जिसकी पूरी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ पिता या पुरुष के हाथों में होते हैं, पितृमार्गी या पितृवंशीय परिवार कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे परिवार लगभग पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, पूरे भारत में, ठीक है। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखलाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक हैं तो स्त्रियों को शोषित ही करेंगे, ठीक है। यह परिवार क्या कहलाते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार। तो आपको इतना सारा याद ना रख के क्या याद रखना है कि ऐसा परिवार जिसकी पूरी सत्ता या पूरे अधिकार पुरुषों के हाथों में होते हैं वो पितृमार्गी या पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर मातृमार्गी या मातृ सत्तात्मक परिवार। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो आपने पेशेंस रखना है और आपकी तैयारी अब आपके केवल आज से आप मान के चलिए कि 30 दिन बचे हैं संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए। तो आपको अधिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका जो जितना भी सिलेबस दिया है वो कवर होगा, ठीक। मार्गी या मातृ सत्तात्मक परिवार, ऐसा परिवार जिसके पूरे अधिकार किसके हाथों में होंगे, मात्र है तो माता के हाथों में, ठीक है, वरिष्ठ महिला या स्त्री के हाथों में। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निवास के आधार पर यदि पूछ लें कि परिवार कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, देख लेते हैं।
पितृस्थानीय। अब यहाँ पर याद रखना है वो पितृवंशीय था, ठीक है, पितृमार्गी था, ये है पितृस्थानीय। वंश के आधार पर आएगा पितृवंशीय, ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। ऐसा परिवार जिसमें पत्नी अपने पति के साथ में, पति के माता पिता के घर, मतलब पत्नी का क्या हुआ ससुराल में रहे, वो क्या होंगे हमारे पितृस्थानीय परिवार। यदि पूछ लें कि पितृस्थानीय परिवार कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ऐसे परिवार हिंदू और मुसलमानों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। निवास के आधार पर दूसरा प्रकार है मातृस्थानीय परिवार। ऐसा परिवार जिसमें पति अपने पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के घर, अर्थात किसका ससुराल हुआ, पति का, ठीक है, वहाँ पर रहें, तो ये परिवार मातृस्थानीय परिवार कहलाते हैं। नेक्स्ट है नवस्थानीय परिवार। ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र नया घर बना लें, मतलब पति पत्नी ना तो पत्नी के घर पर रहें ना पति के, दोनों के घरों को छोड़ करके कहीं अन्य जगह पर अपना घर बना करके रहें, तो वो नवस्थानीय, नव मतलब नया स्थान, ठीक है। इस प्रकार के परिवार नाइजीरिया की होन्सा जनजाति में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मातृ पितृस्थानीय परिवार, मतलब जहाँ स्वतंत्रता मिले, चाहे माता के घर पर रह लो या पिता के, ठीक है, कहीं भी पति पत्नी को स्वतंत्र है कि वो या तो पत्नी के घर में रह सकते हैं या पति के घर में, ठीक है, तो ऐसे परिवार मातृ पितृस्थानीय परिवार कहलाते हैं और ऐसे परिवार टीबू द्वीप वासियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मामा या मातुल स्थानीय परिवार। तो ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी विवाह के बाद पत्नी के मामा के घर में जाकर रहे, किसकी, पत्नी के मामा के घर में, ऐसे परिवार मातुल स्थानीय परिवार और ऐसे परिवार ट्रोवियांडा द्वीप समूह के वासियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उभय या द्विस्थानीय परिवार। तो ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी विवाह के बाद अपने अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं। इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन केरल और लक्षद्वीप में है। आई होप आपको निवास के आधार पर परिवार के प्रकार समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं वंश के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो वंश के आधार पर परिवार होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा, पूरी परंपरा, ठीक है, पिता के वंश के अनुसार चले और यदि पिता के मरने के बाद उसका जो उत्तराधिकारी है उसका पुत्र बने तो वो पितृवंशीय परिवार। इसी प्रकार से मातृवंशीय परिवार की यदि बात करें तो ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा जो है वो माता के वंश के अनुसार चले और माता के मरने के बाद उसका जो उत्तराधिकारी है वो उसकी पुत्री बने तो मातृवंशीय परिवार। और ऐसे परिवार मालाबार तट और नायरो जनजाति में देखने को मिलते हैं। मालाबार तट पर पाई जाती है नायरो जनजाति या फिर केरल कह दें, ठीक है, केरल के यहाँ का तट कहलाता है मालाबार तट, ठीक है, तो केरल कर्नाटक तमिलनाडु बोल दें तो वहाँ पर मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं और हमने जब सेकंड वीडियो डाला था उसमें ये सारा पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है उभयवादी परिवार। ऐसे परिवार जिसमें वंश की परंपरा माता एवं पिता दोनों, मतलब उभय मतलब दोनों के अनुसार चले। नेक्स्ट है द्विनामी परिवार। ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति का एक समय में दादा और नानी से संबंध बताते हैं और दादी और नाना से संबंध छोड़ दिया जाता है। ऐसे परिवार द्विनामी परिवार। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ऐसा परिवार जिसमें एक समय में दादी और नाना के साथ संबंध बताते हैं और दादा और नानी से संबंध छोड़ दिया जाता है, फिर भी क्या होगा, वो द्विनामी परिवार ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विवाह के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो समाज में प्रचलित जो रीतियां हैं उनके अनुसार विवाह के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो एक विवाही परिवार या एक पत्नीक परिवार बोल दें, दूसरा हो जाएगा बहुविवाही परिवार या फिर बहुपत्नीक परिवार। तो एक विवाही मतलब एक विवाह होगा, एक पति होगा, एक पत्नी होगी, ठीक है। इस प्रकार के परिवार पूरे भारत में प्रचलित हैं। नेक्स्ट है बहुविवाही, मतलब ऐसे परिवार होंगे जिसमें एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं, एक से अधिक पति हो सकते हैं, तो वो बहुविवाही परिवार होंगे। और ऐसे परिवार आदिवासी जनजातियों में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब जो बहुविवाही परिवार हैं ये 3 भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला, जैसे बहुविवाही है तो एक से अधिक पत्नियां होंगी तो उसे क्या कहेंगे, बहुपत्नीक परिवार। एक से अधिक यदि पति हैं तो उसे क्या कहेंगे, बहुपति परिवार। और यदि समूह की जैसे पुरुषों का समूह है और स्त्रियों का समूह है, तो जब पुरुषों के समूह का विवाह स्त्रियों के समूह से कर देंगे तो उसे समूह विवाह परिवार कहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हुए परिवार के प्रकार, ठीक है। कौन से परिवार किस प्रकार के
डिवाइड है मतलब इसके बाद यदि आप कहें तो इसका एक वीडियो क्वेश्चन का बना देंगे कि परिवार नामक टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो अच्छा कंटेंट नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।